राजस्थान में सत्र से पहले हलचल। राजस्थान में जारी है राजनीति का दंगल। सियासत वही, सियासी पिच बदली गहलोत ने। जयपुर के होटल फेयरमाउंट से जैसलमेर शिफ्ट किया गया विधायकों को। होटल सूर्यगढ़ पैलेस और जेडब्ल्यू मैरियट होटल में रुकने की है व्यवस्था। खरीद फरोख्त मामले में एसीबी जांच करने के लिए हरियाणा के मानेसर पहुंची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ली चुटकी। कहा, जयपुर से जैसलमेर तक तो जा सकते हैं, लेकिन जैसलमेर के आगे कहां जाएंगे। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब सियासी मैच की पिच बदल दी है। बाड़ेबंदी में शामिल विधायकों को अब जयपुर के होटल फेयरमाउंट से जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस और जेडब्ल्यू मैरियट होटल में शिफ्ट किया गया है। गहलोत गुट के विधायक चार्टर विमान में बैठकर जैसलमेर पहुंचे। विधानसभा सत्र शुरू होने तक ये सभी जैसलमेर में ही रुक सकते हैं। इस बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने चुटकी लेते हुए कहा कि गहलोत गुट के विधायक जयपुर से जैसलमेर तक तो जा सकते हैं, लेकिन जैसलमेर के आगे कहां जाएंगे। जैसलमेर के बाद चले जाओ तो आगे पाकिस्तान आ जाता है, और उदयपुर है तो आगे गुजरात है, तो खतरा तो दोनों जगह ही है, कहां ले जाएंगे आगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि इतनी दूर दराज ले जाना उनके लिए फायदेमंद होगा? नहीं, पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री की बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, लोकतंत्र की, नैतिकता की, संविधान की। 8 में भी उन्होंने यही काम किया, 18 में भी यही किया। और जिस तरीके से बाड़ाबंदी में लोगों के जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरीके की एट्रोसिटी हुई है, वो तो बयान करेंगे बाहर। और जब एकता ही है, कोई खतरा ही नहीं है, कोई भय नहीं है, फिर बड़ा खोल दो, फिर घूमते क्यों घूम रहे हो, किस बात का डर है। इस बीच तेजी से सियासी घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। विधायक खरीद फरोख्त मामले में हरियाणा के मानेसर पहुंची एसीबी टीम पायलट गुट के विधायकों से पूछताछ कर रही है, जबकि खरीद फरोख्त मामले में आरोपी संजय जैन ने कोर्ट में अपना वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बसपा विधायकों के विलय के मामले में बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि अगर बीजेपी करे तो सही, हम करे तो गलत कैसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने टीडीपी के 4 सांसदों को राज्यसभा के अंदर रातों रात मर्जर करवा दिया। वो मर्जर तो सही है, और राजस्थान में 6 विधायक मर्जर कर गए, कांग्रेस में तो मर्जर गलत है। उन्होंने कहा, तो फिर बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा कहां गया। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी हमारे साथियों को जिस प्रकार से षड्यंत्र करके उनको लिया गया मानेसर गुड़गांव में होटलों में रिसोर्ट में रखा गया है, माहौल सब पूरी कंट्री के अंदर रास्ते में क्या हो रहा है पूरा घटना में आपको मालूम है। अब जाके राज्यपाल महोदय ने जो आदेश जारी किया है, 14 को होगी विधानसभा सत्र आउट होगा। हमारे विधायक लोग 15 दिन से ज्यादा दिवस बैठे होटलों के अंदर। कुछ साथी हमारे बैठे हैं वहां पर गुड़गांव मानेसर होटलों में। तो डेमोक्रेसी के अंदर स्थिति क्लियर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सियासी दाव पेचों में फंसी सरकार को बचाने की कवायद में है। रणनीतिक तौर पर विधानसभा सत्र से पहले तमाम कानूनी अड़चनों को खत्म करने और विवादों की जवाबदेही को लेकर भी वो तैयार है। देखने वाली बात होगी कि राजस्थान के जैसलमेर से सियासत की यह दूसरी पारी क्या गुल खिलाएगी। विजय वर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। अब सियासत का नया अखाड़ा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बाड़ेबंदी पार्ट 2। अब पिंक सिटी से रुख हो गया है विधायकों का स्वर्ण नगरी की ओर। अब दोनों से चलेगी सियासत। तो चलिए हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं, विष्णु कोलवाल जी हमारे साथ में है, बीएसपी नेता आरसी चौधरी साहब कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ में है, अमित गोयल साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। आपने मजमून देखा, विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया है और एआईसीसी से जो पदाधिकारी आए वो भी इन फ्लाइट्स के जरिए जैसलमेर गए हैं। तो चलिए अब दोहरों से अब सियासत की नई रंगत जमेगी। लेकिन मानेसर के लोग अभी गोल्फ वहीं खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। एसीबी की टीम वहां पहुंची लेकिन उन्हें नहीं मिल पाए लगभग
3.5 से 4 घंटे के लिए बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम ने वहां सर्च किया, लेकिन विधायकों से बात हुई नहीं हुई, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। और बात अगर अदालत की करें तो महेश जोशी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सचिन पायलट सहित 19 विधायकों के अयोग्य घोषित करने वाला जो मामला था, उन्हें जो नोटिस सर्व किया गया था, उसको लेकर। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब का रुख करूंगा। श्याम जी, अब दोहरों से राजनीति चलेगी, जहां व्यवस्था सारी कर दी गई है और अब फेयर माउंट से सूर्यगढ़ पैलेस, अब अगला जमावड़ा वहीं पे है और अब वहीं से नया रंग जमेगा सियासत का, क्योंकि गैप है। हर विधायक चाहता था कि अब हम यहाँ बंधन में क्यों रहे, हम कहीं तो घुमा दीजिए। रक्षाबंधन का त्योहार है, रक्षाबंधन के त्योहार में एक सेंट्रल पैलेस होने की वजह से कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था, परिवार के लोग आ सकते हैं। इतना भरोसा किसका है कि कौन कहाँ टिफिन में क्या लेके पहुंचे, कोई बातचीत तो नहीं हो जाए किसी। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत ही केयरिंग मोड पे है गहलोत साहब इस वक्त। तो ये पूरा इसको कैसे देखा जाए, अभी एक बार फिर कहें कि बाड़ेबंदी पार्ट 2 को? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से कोरोना अपना फैलाव जयपुर में कर रहा था और सुरक्षा की दृष्टि से भी बार बार ये कहा जा रहा था कि बातचीत हो जाए, किसी भी विधायक की कितनी कीमत अब लगेगी। अशोक गहलोत खुद ही आशंकित थे कि कहीं कोई चला नहीं जाए मेरे बेड़े से, बड़ा स्थिति खराब थी। इसलिए तय हुआ कि इनको कहीं दूर सब कर दिया जाए। पहले तो कह रहा था राज्य से अलग किया जाए, लेकिन उन्होंने जैसलमेर ठिकाना ढूंढा है और 3 विशेष विमान जिंदल जो इनके नेता है वहां से आए थे और तीनों के तीनों लेकर के उनको चले गए। एआईसीसी के पदाधिकारी तो इसलिए आए हैं कि उनका ध्यान रखें, उनको शिक्षित करें, उनको सब कुछ करें, इसलिए एआईसीसी के लोग गए। मंत्रियों को यहाँ रखा गया है जिससे सरकारी कामकाज चलता रहे। और ये भी आशंका हो रही है मंत्री गए, कुछ गए, साथ में गए, यहाँ पे हरीश चौधरी गए, कुछ यही है। हाँ, कुछ सारे 80 लोग, करीब 80 या 82 लोग गए हैं यहाँ से, जिसमें कुछ मंत्री भी हैं। और मंत्रियों के लिए बाकायदा, क्योंकि स्टेट प्लेन और हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध होती है, हेलीकॉप्टर से कहीं भी जा सकते हैं। मंत्री को अधिकार होता है पूरे राज्य में कहीं घूमे, कहीं जाए आए, तो उनके लिए आने जाने की व्यवस्था रहेगी। और मुख्यमंत्री जी भी रात को जाएंगे। आने जाने का अधिकार तो नहीं है राजस्थान में, सीमा में कह रहा हूं मैं, राजस्थान प्रदेश में कहीं भी जा सकते हैं और भारत में भी कहीं जा सकते हैं, तो अधिकार है। मुख्यमंत्री से केवल अनुमति लेनी पड़ती है कि वहां पर जाना है, आवश्यक कार्य है, तो अलाउ हो जाता है। इसलिए मंत्री का जाना जरूरी है स्टेट प्लेन और या हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए। कोई भी जब देखा होगा कि केंद्र के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की और बाकी को भी जाना होता है, यहाँ से मंत्री जाता है और मंत्री लेके जाता है, ये नियम है कि मंत्री जा सकता है। अब देखिएगा, आपने कहा कि अभी सुप्रीम हाईकोर्ट में मामला, बीएसपी का मामला चल रहा है और बीएसपी के मामले 11 तारीख उन्होंने तो नोटिस के जवाब की दे रखी है। लेकिन यहाँ देखिएगा कि 12 की जन्माष्टमी होगी, 13 को वर्किंग डे होगा, 14 को आपके फ्लोर पे आ जाएगा, विधानसभा का सत्र आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिएगा कि जिस प्रकार से बीएसपी चाह रही थी कि इनको वोटिंग की राइट से रोक दिया जाए, मेरे को लगता नहीं कि इनको कोई रिलीफ मिलने वाला है। लेट गए मायावती जी को, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि तुम ताज कॉरिडोर में फंसी हुई हो, अधिक आय संपत्ति है, आप या तो इधर आ जाओ, नहीं तो आप देख लीजिए जैसा होगा। तो इनको 10 महीने बाद जागे और गए, अब तो हमको रिलीफ दे दो। और आपको लग रहा है कि ये दबाव में हो रहा सारा काम? देखिएगा, अब इनको ये याद नहीं है कि आप राज्यसभा में तेलुगु देशम के 4 सांसदों को विलय करा लेते हैं मंत्री जी, उसमें तो नियम आड़े आता ही नहीं है। बीएसपी के क्यों 6 के 6 कर गए? अगर 2 हो जाते तो ठीक था, लेकिन अब क्योंकि मोदी जी का है, अब मैं पहली बार सुन रहा हूं कि राज्यपाल ने इंटरव्यू दिया कि मैंने गृह मंत्री जी को सारी बात बतानी उनको थी, दूसरों को तो बतानी नहीं थी। वो खुद कह रहे हैं मैंने गृह मंत्री जी को सारी बात बताई क्योंकि मैं गृह विभाग से संबंधित हूं। अब आप गृह मंत्री जी को बतानी थी, इनके तो सब कुछ गृह मंत्री जी करते हैं। अमित जी बताएंगे कि गृह मंत्री जी प्रधानमंत्री जी को भी बताते हैं और पहले भी सारा काम गृह मंत्री जी का। नड्डा जी जाते हैं तो नड्डा जी को कहते हैं तुम पीछे पहले मैं। तो ये सारी स्थितियां हैं। अब देखिए, पहली बार में तो ना मध्य प्रदेश में टूट पाई थी, ना कर्नाटक में टूट पाई थी। पहला अटेम्प्ट तो इनका फेल हो गया, दूसरे अटेम्प्ट पे सफल होंगे नहीं होंगे ये जाने, लेकिन 6 महीने तक सरकार चलेगी। मैं हर बार आपको कहता हूं कि सरकार बहुमत साबित कर लेगी, चाहे सचिन पायलट साथ रहे या नहीं रहे। स्थितियां खराब हो रही थी क्योंकि कोरोना की स्थिति हो जाती, क्वारंटाइन भी हो जाएगा,
जब तक यहाँ वहाँ रहेंगे तो 14-15 दिन का आराम से हो भी जाएगा। और क्योंकि यहाँ पारिवारिक तरीके से लोग पहुंचने लग गए थे और मजबूरी में मुख्यमंत्री ने कहा परिवार को मिलने से मना नहीं कर सकते, लेकिन आपने सही कहा, परिवार वाला कौन से टिप्पण पे क्या ले जाए और बातचीत करा के आए और फिर कुछ हो जाए। तो अमित जी का तो मामला, क्योंकि अमित शाह है ये और ये भी अमित जी का नाम है, तो इनका भी एक अपना रूप है। तो ये चलो तो मैं अमित जी से बात करता हूं एक बार। अमित जी, आपके पास आना चाहूंगा। जब विधायक फ्लाइट से टेक ऑफ कर रहे थे, यानी कि अंतिम जत्था जो जा रहा था, अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पे और भाजपा पे एक निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश दुनिया कोरोना से लड़ रही है और बीजेपी लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का काम कर रही है, लेकिन राजस्थान में उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। लगातार सचिन पायलट से ज्यादा अभी निशाने पर बीजेपी है और ये कहा भी जा रहा है कि ये सब कुछ जानते हैं, सबको मालूम है कि पूरी जो साजिश है इसका मुख्य किरदार कौन है, कौन इसमें भूमिका निभा रहे हैं। और बाकायदा साफ शब्दों में कहा है कि ये बीजेपी की जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज आपने बेकार में भाई आरसी चौधरी को तकलीफ दी। तो महेश जी भी सारा काम कर लेते, जो आरसी जी बोलेंगे महेश जी ने बोल दिया। महेश जी को राजस्थान श्याम शर्मा साहब, हाँ मैं वो कह रहा हूँ, श्याम शर्मा जी आ जाते, आरसी चौधरी जी को बेकार तकलीफ दिया आपने, आज उन्होंने काम कर लिया है। मैं वो अपनी उपयोगिता साबित करेंगे अभी। मैं आपको बताऊं, राजस्थान में देश में कोई भी नागरिक कहीं भी जाने की स्वतंत्र है, इसलिए कोई मंत्री जी इसको स्पेशल नहीं है कि वो मंत्री जी जा सकते हैं, वो तो देश का आम नागरिक, वो श्याम जी भी जा सकते हैं और मैं भी जा सकता हूँ। नहीं तो सरकारी प्लेन लेके नहीं जा सकता हूँ ना, मैं तो सरकारी प्लेन की बात कर रहा हूँ। शांति से रखूंगा, आपकी पूरी बात सुनिए, आप ये कहो कि मैंने आपको छेड़ नहीं रहा हूँ। सरकारी प्लेन और हेलीकॉप्टर का उपयोग मैं नहीं कर सकता हूँ, उपयोग तो कर सकता हूँ। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ साहब, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता की आवश्यकता नहीं थी, आपने सारी बात रखी है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, राजस्थान में आपने कहा जयपुर में कोरोना की स्थिति है, वहां आराम से क्वारंटाइन भी हो जाएंगे, तो क्वारंटाइन करने के लिए भेजा गया है क्या सूर्यगढ़ में? जोधपुर में तो बहुत हालात खराब है, मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वो बहुत राजस्थान में नंबर 1 स्थिति में चल रहा है, तो आपने तो कम ऐसे एरिया से उठाकर ऐसे एरिया में भेज दिया जहां पे कोरोना का काफी ज्यादा प्रभाव है। देखिए, मैं आपको अमर साहब भी बात करना चाहता हूँ योगेंद्र जी, कि आप टीवी चैनल पर पहले बहुत बार डिबेट कर चुके इस सरकार के आने से पहले। इस सरकार पहले से ही गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच में क्या द्वंद्व था, बहुत बार हमने चैनलों पर डिबेट की थी कि भाई सरकार अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रही, और आपके चैनल पर 4 बार इस विषय पर कर चुका हूं सरकार आने से पहले, और बार बार कहते थे कि भाई हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक है और बाद में चुने जाएंगे, विधायक चुनेंगे। क्या हुआ? 2 लोगों की लड़ाई जो सरकार बनने से पहले चल रही थी, सरकार बनने के बाद खुल के आमने सामने हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्वीकार किया कि 1.5 साल से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बात नहीं है, कांग्रेस का पीसीसी चीफ और राज्य का मुख्यमंत्री आपस में बात नहीं कर रहे हैं। राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बार-बार सचिन पायलट जी के बयान, उसके बाद में जो आप नगर निगम एक्ट लाए, डायरेक्ट चुनाव कराएंगे, इनडायरेक्ट चुनाव कराएंगे, उसके विषय पर लोगों ने कहा कि हमें जानकारी नहीं है। सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा हमें तो जानकारी नहीं है। 6 बसपा के विधायकों का आपने गैर कानूनी विलय कर दिया, पीसीसी चीफ को पता नहीं है। मैं कह रहा हूं, कुल मिला के बात यह है, कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा और ये झगड़ा सरकार आने से पहले का झगड़ा, और समस्या सबसे बड़ी बात यह है, राजस्थान का विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के उनके युवराज उनको देश की राजनीति में स्थापित करना है, तो जो नए युवा चेहरे हैं जो आगे बढ़कर उनको चुनौती दे सकते हैं, उन सबको पराभव पे ले जाना है, उनको पीछे रखना है। चलिए, ये तो आपका बैकग्राउंड हो गया सारा जो आपने ग्राउंड बनाया, लेकिन हम मूल मुद्दे पे आइए। श्याम शर्मा साहब ने जो कहा, बीजेपी कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि 6 विधायक मर्ज होते हैं वो अलोकतांत्रिक, जैसे आपने भी जिक्र किया, टीडीपी के 4 सांसद मर्ज कर देते हैं वो अलोकतांत्रिक नहीं है, तो 2 बातें कैसे हो सकती है कि सिस्टम में? एक बात। दूसरा, जो अशोक गहलोत लगातार जिस बात को लेकर के आरोप लगा रहे हैं, एक बात और कही उन्होंने कि जैसे ही डेट अनाउंस हुई है असेंबली की, रेट और बढ़ा दी आप लोगों ने। ये आप पे आरोप है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अशोक गहलोत जी कह रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए सबसे पहली बात तो यह है, अशोक गहलोत जी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि धूल चेहरे आईना साफ, और दूसरा एक बात और कहना चाहूंगा, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को लगी आग घर के चिराग से। ये दोनों स्थितियां कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जी पर बिल्कुल खरी खरी बैठती हैं। लड़ाई करती है, 19 विधायक उनकी पार्टी के गए,
पीसीसी का चीफ उनका था, उप मुख्यमंत्री उनके थे। कुल मिला के भाजपा पर आरोप लगाने के अलावा उनके पास 1.5 साल में उन्होंने किया क्या? अमित गोयल साहब वो खारिज नहीं कर रहे, अमित जी इसे वो खारिज नहीं कर रहे कि उनके पीसीसी चीफ और 18 एमएलए नहीं गए, ये तो हम ही स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि माल दूसरे का लग रहा है, हमारे घोड़ों पे माल दूसरों का लग रहा है, उनका तो ये आरोप है। नहीं, मैं आपको बता दूं, आपको बताइए, जो व्यक्ति अपने पीसीसी चीफ को एक दिन तो कह रहा है वो 1 नंबर का नकारा था, 1 नंबर का निकम्मा था, फिर कहते हैं कि हम उनको गले लगा लेंगे। आज तक आपने 19 लोगों को बर्खास्त नहीं किया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जिस तरह सब्जी मंडी में सुबह मंडी खुलती है, वो बोला टमाटर इतने रुपए किलो है, प्याज इतने रुपए किलो है, आजकल अशोक गहलोत साहब भी रेट खोलना शुरू कर दिया उन्होंने। बीजेपी का नाम लेकर सचिन पायलट कैंप में जो विधायक है उनको प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई पहले अब रेट बढ़ गई है, अनलिमिटेड है। नाम तो बीजेपी का ले रहे हैं और चारा डाल रहे हैं दूसरे लोगों के सामने। तो मैं कहना, चलिए मैं आऊंगा वापस आपको। एक चीज और बता दीजिए, अगर बीएसपी के एमएलए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो वो लोकतांत्रिक है। टीडीपी के एमएलए सांसद अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो लोकतांत्रिक नहीं है। मैं जवाब देता हूं आपको इस बात का। देखिए, सबसे बसपा के विधायक थे, अगर 6 बसपा के विधायकों में से 2 लोग बसपा के विधायक पार्टी छोड़ के नई पार्टी बना लेते 21 लोगों के साथ में, तो वो नियम के अनुसार होता। उसके अलावा अगर लोग जाके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो दल बदल हो जाता। और अगर, लेकिन वो कहते हैं कि अगर पूरी की पूरी बसपा की राज्य इकाई का विलय कर दिया हमने। राज्य इकाई का नहीं किया, विधायक दल का किया। आप समझते ही नहीं हो। आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो विधायक दल क्या हो ना, आप पार्टी के विलय कहाँ हुआ? भगवान सिंह बाबा कहाँ है? भगवान सिंह बाबा किसके अध्यक्ष है? अगर ये नियम विरुद्ध, अगर गोपाल जी बता देंगे, इनकी पार्टी है भी। मैं भी आपको बीच में बिल्कुल नहीं टोका, आप मुझे मत टोकिए। बोलिए पड़ेगा ना। हर चीज का एक नियम है कि 1/3 अगर आपके साथ में सांसद होंगे, विधायक होंगे, तो आप 2/3 है। अब सकते हैं, आप दल बदल कर सकते हैं। अगर आपको किसी पार्टी का राज्य, आप 1/3 बता रहे हो करना है, अमित जी 2/3 पास करना पड़ेगा उसको। तो आप अगर मान लीजिए किसी पार्टी के 4 ही सांसद है, तो 4 मिला लेते हो आप। 4 सांसद तो दल बदल कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन उसकी पार्टी का विलय नहीं किया हमने। तो आप बैठे कुलवाल जी, आप विलय नहीं हुआ, पार्टी का विलय नहीं हुआ। ये बैठे कुलवाल जी। अमित जी आप ये बताइए, अभी सुने अमित जी अभी आपने कहा कि 4 सांसद तो विलय कर सकते हैं, लेकिन पार्टी का नहीं किया। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? इसका जवाब वही मैं दे रहा हूँ। सुनिए, आप जो कह रहे हो मैं जान, तो यहाँ पे बीएसपी का विलय कहाँ किया है? बीएसपी के विधायकों का कांग्रेस ने विलय किया है। तो ये बताइए कि ये लोकतांत्रिक कैसे होकर आपका लोकतांत्रिक हो गया? राज्य इकाई का हमने बसपा में उसमें विलय कर दिया। बार बार अखबारों में आया है कि पूरे के पूरे हर चीज का एक नियम कानून कायदा है। आप गलत जानकारी अगर किसी ने लिखा भी तो गलत लिखा है। अरे कुलवाल जी बैठे हैं बीएसपी के, आप कह रहे हो विलय हो गया, गलत लिखा है। बोलो सही आप किसमें बीएसपी में हो ना? आप वो बोलना, अमित बाबू बोलना तो इनको बैठे बीएसपी का, आप कह रहे विलय हो गया पार्टी का, बोलने दीजिए ना पहले। पार्टी की संविधान सभा को बुलाना पड़ेगा, 2 प्रस्ताव को पास करना पड़ेगा। वापस आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा मैं। अगर कोई भी समाचार पत्र लिख रहा है कि बीएसपी का कांग्रेस में विलय पार्टी का, वो गलत लिख रहा है, बिल्कुल गलत है। ये बीएसपी के स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, पार्टी कभी बसपा के विधायकों के बयान बता देंगे हम आपको। पूरा का पूरा बसपा का विलय कर दिया है। बसपा के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी आए थे, चंद्रबाबू नायडू के भी बयान है, अब सुन लेना, चंद्रबाबू नायडू के भी बयान है। वो कमाल कर रहे हैं, बसपा विधायक दल का विलय किया है। जैसे आपके सांसद कह रहे हैं कि टीडीपी के राज्यसभा सांसदों के दल का विलय कर दिया। विलय शब्द आप ही करना, विलय किया, विलय कैसे हो सकता है? विलय नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं आपको कानून की धाराओं का पालन करते हुए अगर दल बदल, तेलुगु देशम का हो सकता है, तेलुगु देशम का हो सकता है, सब जुडिशियल मामला। लेकिन यहां बताइए कि मुझे तो एक चीज समझा दीजिए आप। चलिए, अब आप यही बात कहना चाह रहे हैं, टीडीपी के विलय को राजस्थान में बीएसपी के विधायकों के विलय को अंतर बता दीजिए मुझे। उसमें तो ये अंतर था और इसमें ये अंतर है। बीटीपी तो समर्थन की बात कर रही है, विलय की बात क्या कर रही है? 4 राज्यसभा सांसद गए ना आपके पास में। देखिए मेरी बात सुनिए, सांसद जाना अलग हो गया, विलय में कह रहा हूं दल बदल, नई पार्टी बनाना
और विलय, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। आप जब आपकी पार्टी के अंदर वो चारों सांसद राज्यसभा में जा रहे हैं तो उसका क्या कहोगे? वो ज्वाइन करना और विलय में अंतर क्या हो गया इसमें? करने का प्रयास नहीं कीजिए। मैं कह रहा हूं दल बदल के लिए आज सचिन पायलट है, सचिन पायलट के 19 विधायक है, अगर उनके पास 36 आप कंफ्यूज हो रहे हो अमित गोयल जी, आप कंफ्यूज हो रहे हो, सब देख रहे हैं आपको, आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप दोनों बातों को कैसे अलग अलग कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वहां पे विलय नहीं हो रहा या विलय हो रहा है। सर एक चीज में दूसरी चीज क्या कहेंगे उसको? कहेंगे नया दल अलग अलग चीज है। आज की तारीख में सचिन पायलट के पास में 19 विधायक बता रहे हो आप लोग, अगर 36 होते तो नई पार्टी बना लेते। आप बता दो ना कितने हैं, आप बता दो, हम क्या बता, हम तो नहीं बता रहे। चलिए खैर मैं आऊंगा, क्योंकि एक चीज को लेकर मत बैठिए, आपको मालूम नहीं है पूरा। आप नहीं, ये आप गलत, नहीं गलत, आप दोनों चीजों को अलग अलग कैसे कर रहे हो? क्यों? तो सांसद और ये विधायक है, गजब की बात है। संविधान अलग है, सांसदों के लिए संविधान अलग है, विधायकों के लिए अलग है। चेयरपर्सन है, क्या वो कांग्रेस की राज्य इकाई का किसी पार्टी में विलय कर सकते हैं सचिन पायलट? आप कैसे पार्टी का विलय हुआ ही नहीं, पार्टी का विलय नहीं हुआ अमित जी, यही तो आप देखो। राज्य इकाई का विलय नहीं हो सकता है। नहीं हुआ ना, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? कुलवाल जी बताएंगे। अगर मेरी विधायक बैठे या कब्रस्ता विधायक बता दो आप तो अमित जी को कि मैं अभी बीएसपी का हूँ, आप मत समझो, आप बोलो मत, जो कहेंगे तो बोलो तो सर। आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाह रहा हूं। चलिए बाड़ेबंदी का फेज 2 या कहें कि बाड़ेबंदी पार्ट 2, अब सियासत दोनों से करेंगे आप लोग, लेकिन अभी भी क्या कांग्रेस की घबराहट कहें इसे कि क्या कहें इसे? क्यों बाड़ेबंदी एक जगह से दूसरी जगह? योगेंद्र जी, आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बोल रहे थे, प्रवक्ता जो बोल रहे थे, प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना की लड़ाई है और 24 मार्च का वो दिन सबको याद है जब देश के प्रधानमंत्री ने बिना किसी मुख्यमंत्रियों से बात किए हुए देश के सामने आके कहा कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में जीता, आप मुझे 21 दिन दीजिए और ये युद्ध जीतेंगे। कोरोना की लड़ाई का वो युद्ध 21 दिन जनता ने दिए, लेकिन वो जीत नहीं पाए और जनता के हवाले कोरोना को छोड़ दिया। इसके बीच में उन्होंने 23 मार्च का दिन मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिरा के वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, शिवराज सिंह चौहान बने और शिवराज सिंह चौहान ने अपने अमित गोयल जी देखिए, आरसी चौधरी जी बड़े पूरे उससे सुना, अब आप सुनिए, आरसी चौधरी जी ने सुना था ना आपको, अगर आपका भी वाक्य तो आप बोल सकते हो, आपके पास ऐसा बोल दीजिए, वो बोलेंगे, प्लीज नहीं बोलेंगे बीच में। चौधरी जी को बोलने दीजिए, मैं चुप हूं, बिल्कुल बोलने दीजिए चौधरी जी को। हाँ चौधरी जी को बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोले थे, आप सुनिए, आप इनको सुनिए, जब आपका वक्त है जब बोलिए, और अगर अभी कुछ बोलने की गुंजाइश है तो पहले आप बोल लीजिए, आपको जवाब देंगे सारी बातों का। सुन रहा हूं मैं, तो आप बिल्कुल चौधरी साहब को बोलने का पूरा मौका है, क्यों नहीं बोलेंगे चौधरी साहब? बोलिए। तो वहां पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो स्वयं कोरोना से पीड़ित हैं, इसलिए ये तो कोरोना का शब्द ही नहीं लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जब अपने मुख्यमंत्री को कोरोना के दाव पे लगा सकते हैं तो देश की जनता का और प्रजा का क्या हाल होगा उसको तो छोड़ दीजिए। दूसरा, उन्होंने कहा हमारा क्या लेना देना, इन्हें कोई भी सिंधिया जी से भी कोई लेना देना नहीं था। इन्हें सिंधिया जी को ले जाके और जब मिलाया, इनके पिताजी की उनकी 25वीं जयंती थी, 75वीं जयंती थी, उसके ऊपर उन्होंने 10 मार्च को मिलाया, तो इन्हें कोई लेना देना नहीं था। आईटीसी का जो होटल है वो लोकतंत्र की कब्रगाह बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो गुड़गांव के अंदर है। मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे विधायकों की खातिरदारी आप कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं इसको? ऐसा पूरी चर्चा कर रही है, अगर वो आपके चर्चा कर रही है, और आपके जो मंत्री ये तो जवाब दीजिए। सुने, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो 6 साल पहले सांसद बनता है, केंद्रीय मंत्री बनता है, वो 1000 करोड़ का ऑफर देता है, 35 करोड़ रुपए का ऑफर देता है, एडवांस डिलीवरी की बात करता है और सीनियरिटी के आधार पे अलग दर तय करता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये पैसा पीएम केयर फंड का है या भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो पैसा मिला था उसका है, या माननीय केंद्रीय मंत्री ने स्वयं ने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया, वो भ्रष्टाचार की गंगा राजस्थान में बहा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से राजस्थान की जनता ने जो सरकार आरसी चौधरी जी भ्रष्टाचार प्रूव हो गया क्या? जांच कर रही है ना अभी तो आपकी एजेंसियां, आपकी एजेंसी जांच कर रही है, आपकी एजेंसी जांच कर रही है, प्रूव हो गया कि करप्शन हुआ है? योगेंद्र जी, इस जितने भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी आरोप और प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन दो राजनीतिक दलों के नेता जब अगर डील की बात करते हैं और वो सार्वजनिक पटल पे हो, तो ये मानस पटल है इस देश का। आपकी एजेंसियां जांच करती रहेगी, लेकिन देश की जनता ने यह तय
विलय कर लिया और देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत किस प्रकार से बड़ा ऑफर देते हैं, और जो दलाल संजय जो दलाल है जिसको जांच के लिए लेके गए हैं उसने भी वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो राजनीतिक सुचिता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी आगे आती और उनके मंत्री पद से इस्तीफा देते, क्योंकि इस देश का चरित्र रहा है, और वो फिर वॉइस सैंपल के लिए जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को अगर बेनकाब करने का काम किया तो मैं आभार करना चाहता हूं कांग्रेस के उन नेताओं को जिन्होंने देश की जनता के सामने ये रखा कि किस प्रकार भ्रष्टाचार की गंगा भारतीय जनता पार्टी बहा रही है। इससे पहले भी एक वाक्य बहुत बड़ा चला था महाराष्ट्र के अंदर, कहा कि चाणक्य की चतुराई और होशियारी काम नहीं आई। आधी रात को राष्ट्रपति शासन में लोग सोए और जब सुबह उठे तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार के अंदर उन्हें नींद खुली। सर अभी चलिए मुझे तो ये बता दीजिए आरसी चौधरी जी ये बताइए, चौधरी साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने सारी बातें करना, मुझे तो एक सवाल का जवाब दीजिए कि बाड़ेबंदी पार्ट 2 आप कैपिटल से यानी कि राज्य की राजधानी से स्वर्ण नगरी आप लेकर के गए हैं, धोरों में लेकर के गए हैं, एक होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं इसे किस तरह से देखूं, इसे क्या माना जाए? कोरोना के बीच अगर आप अपनी शिफ्टिंग कर रहे हैं तो इसे कैसे देखा जाए? ये कांग्रेस की आप योगेंद्र जी इसको इस तरह से देखिए कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार एक जिले से लेकर दूसरे जिले के अंदर है। हाँ। राजस्थान के जो विधायक हैं वो राजस्थान के अंदर है, एक जिले से दूसरी जगह पे है, और वो दूर दराज का इलाका जहां पे लोग जाते नहीं है, वहां पे आज पूरी सरकार है, वहां पे लोग हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि राजस्थान के लोगों के बीच में राजस्थान की सरकार है। ये मेरी गुजारिश आपसे। चलिए कुलवाल साहब आपके पास आना चाह रहा हूं मैं, मुझे एक बात ये ब्रेक कर रहे हैं सर। हाँ कुलवाल साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भी अब पार्टी में चुके हैं, बहन जी आ गई हैं अभी इसके अंदर। कांग्रेस तो कह रही है कि प्रियंका गांधी ने भी कहा कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन गई है बहन जी, और अभी अशोक गहलोत कुछ देर पहले ही उन्होंने जब बयान दिया तो उसमें कहा उन्होंने कि बहन जी से तो शिकायत है नहीं हमें, क्योंकि वो दूसरों के रिमोट से चल रही हैं। आप लोगों को भी बीच में पार्टी बनाई दिया गया है, तो आप लोग क्यों पीछे हो इसमें? देखिए जी शायद ये बीच में ले रहे हैं, इंटरवेल कर रहे हैं मेरे ख्याल से, देख लो आप। हेलो हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। इंटरवेल कर रहे बीच में बोल। आप तो बोलो कुलवाल जी, आपका इंटरवेल नहीं है, आप तो बोलिए। मैं कह रहा हूँ कुलवाल साहब चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, ब्रेक के बाद लेंगे आपका जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात करें हम राजस्थान की सियासी संग्राम की, तो बाड़ेबंदी पार्ट 2 अब राजधानी जयपुर से ये पूरी जो सियासी पंचायत अब शिफ्ट हो गई है स्वर्ण नगरी यानी कि जैसलमेर में। रेत के धोरों से अब ये कहें कि अब सियासत की खुशबू उड़ेगी वहीं से, और देखते हैं आगे होता है क्या। कुलवाल साहब आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार। बीच में आपको भी पार्टी बनाया जा रहा है इसमें, निश्चित रूप से आप कोर्ट में तो पार्टी बनी चुके हैं, लेकिन सियासी पिच पे भी आपको पार्टी बनाया जा रहा है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि बहन जी भी अब बीजेपी की रिमोट से चल रही है। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है, इनको अपनी पार्टी के बारे में ज्ञान कम है और हमारी पार्टी के बारे में इनको ज्ञान ज्यादा हो गया है। सवाल है कि राज्य में बहुजन समाज पार्टी का कोई विलय नहीं हुआ है,
हमारे पार्टी के 6 विधायक गए हैं, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें ना भारतीय जनता पार्टी का हमें मदद चाहिए ना कांग्रेस की मदद चाहिए। हम लड़ाई लड़ रहे, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कानूनी लड़ाई में हम जीतेंगे। हमें कानून पे पूर्ण रूप से विश्वास है। सवाल है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आज हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो हॉर्स ट्रेडिंग तो करने का तो इनको पूरा पता है कि 6 विधायक कैसे आते हैं, तो हॉर्स ट्रेडिंग करने का तो अनुभव है गहलोत साहब को, वो तो उन्होंने करके दिखाई दिया। सवाल इस बात का है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी या राजस्थान में बैठ के मानेसर को रिमोट कर रही है और कांग्रेस हमारे विधायकों को लेकर रिमोट कर रही है। सवाल है कि इनको, इन दोनों पार्टियों को लोकतंत्र में विश्वास है कहां पर? इनको लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। इनको तो अपना स्वार्थ जहां हो जाए वो है लोकतंत्र। उस नया तंत्र डेवलप कर रहे हैं, नया तंत्र बना रहे हैं। तंत्र नया बढ़ाई दिया ना इन्होंने। इनको किसी भी प्रकार का कोई विश्वास किसी पे है ही नहीं। इनको तो यह कि हमारा फायदा किसमें है उसकी बात करना चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में हमारा पूरा संगठन है और संगठन रहेगा। संगठन न कभी खत्म कर सका न कभी कोई खत्म होगा। तो संगठन के बारे में बेफिक्र रहिए आप। संगठन हमारा मजबूती के साथ काम करेगा। जो विधायक गए हैं उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आपने कहा लेट क्यों गए? हमने जब स्पीकर के सामने याचिका लगा रखी है, स्पीकर सुनता ही नहीं है और तारीख पर तारीख दे देता है। नहीं, आप लोगों की याचिका नहीं थी, मदन दिलावर जी की याचिका थी सर। मदन दिलावर जी ने याचिका लगाई ना, उसके बाद हम भी तो पार्टी बढ़ गए ना योगेंद्र जी। वो उसके बाद आप लोग तो अदालत की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, इससे पहले 5 साल पहले आपका लॉजिक हो सकता है कि विधायक की चुनौती दे विधानसभा में, क्योंकि पहले इस बात को लेके शायद खारिज किया गया कि पदाधिकारी या कार्यकर्ता है, दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता विधानसभा में चुनौती। अगर देनी है तो विधायक दे। मदन दिलावर ने कहा जी। इससे पूर्व देखिए, जो 5 साल पहले अशोक गहलोत जी ने हमारे 6 एमएलए जो खरीदे थे, इन्होंने, मैं खरीद सकूं इसलिए बोलता हूं कि हॉर्स ट्रेडिंग का सिस्टम जानते हैं ये। इन्होंने हमारे 6 एमएलए लिए, तब हमारी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत के सामने पेश हुए। उन्होंने 5 साल निकाल दिए हमारे। उन्होंने हमारी बात को सुना नहीं, गए, चाय पिलाई और तारीख दी, रवाना कर दिया। आखिर कोर्ट में गए तो कोर्ट ने क्या बोला कि विधानसभा अध्यक्ष का पावर है, वही करके देगा। हम कोर्ट से वापस चले गए वहीं। तो कुल मिला के योगेंद्र जी, जिसका विधानसभा अध्यक्ष होता है वो जो फैसला करता है वो फैसला करता ही नहीं है, वो उसको स्टैंड करता चलता है। स्टैंड करता चलता है तो हाईकोर्ट सुनता नहीं है। तो इस स्थिति में आज हम जो लोगों की, अभी इन्होंने कहा कि याचिका सिर्फ इसके बारे में विधायक ही कह सकता है। इन लोगों ने 6 विधायकों ने पूर्ण रूप से 6 के 6 विधायक चले गए, तो हमारे पास विधायक तो है नहीं। और आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, दोनों पार्टी को चिंता बहुत है हमारी पार्टी की। ये दोनों उसमें लगे रहते हैं कि क्या करें। तो आप लाडले हैं, आपका दल लाडला है, एक के लाडले हैं और एक के गले में फंदा है। ये स्थिति बनी हुई है। चलिए, अमित गोयल जी आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभी? देखिए, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, एक विषय हमारे भाई आरसी चौधरी जी ने रखा, गजेंद्र सिंह जी को लेकर इन्होंने बहुत अनर्गल और झूठी बातें करने का प्रयास किया। एक एसओजी मदद कर लिया, एसओजी अपनी जांच करेगी, हमें कोई समस्या नहीं है उसमें जांच करने का। मैं कांग्रेस के नए पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा जी का एक चैनल पर भाषण सुन रहा था, तो एंकर उनसे सवाल जवाब कर रहा था, तब उन्होंने इसी तरह का एक आरोप लगाने का प्रयास किया। तो एंकर ने उनसे पूछा कि क्या ये कांग्रेस के पीसीसी चीफ का अधिकृत बयान है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा अधिकृत बयान नहीं है, मेरे को तो मीडिया के माध्यम से इस तरह के समाचार मिल रहे हैं। कांग्रेस का पीसीसी चीफ क्या कह रहा है और कांग्रेस के पैनल पर आने वाले लोग क्या कह रहे हैं, इनके बीच में बहुत रात दिन का अंतर है। अगर आप किसी पर भी, और सरकार ने क्या कहा, हमने तो कोई किसी तरीके की रिकॉर्डिंग कराई नहीं। आपके बहुत सारे विधायकों का इस तरह का वीडियो बाजार में सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सब कोई भी किसी के आवाज में कुछ भी रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो भैया जांच होने दो, आरोप मत लगाओ। सही बात, फाउंडेशन के पैसे की, वो पैसा सिर्फ राजीव गांधी फाउंडेशन से आ सकता है कि आप चाइना से पैसा ले लो, आप पाकिस्तान से पैसा ले लो, देश के पीएसयू सेक्टर से पैसा ले लो, और भारत की जनता जो प्रधानमंत्री सहायता कोष में पैसा देती है उसका पैसा भी आप ले लो। ये धंधे आप लोगों ने किए हैं इतने देश के अंदर। इसी कारण देश में आज ये हालत है आप लोगों की, पूरे देश से धीरे धीरे आप सिमटते जा रहे हो। और रही बात आरसी चौधरी साहब, मेरे को आप मेरे प्रतिद्वंदी हो राजनीतिक रूप से, लेकिन आप मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में कि आप ऐसी पार्टी में हो
इसमें युवा नेतृत्व को आगे भी मौका मिलने का कोई आसार नहीं है। वहां तो जो 10 जनपद की चाटुकारिता करेगा वही आगे चलेगा। तो आप जैसे प्रतिभावान लोगों के लिए भी ऐसी जगह नहीं है। आपको दोबारा सोचना चाहिए कि ऐसी पार्टी की पैरवी करने के अंदर अभी बीजेपी में है सर, अमित गोयल जी बीजेपी में है अभी। बिल्कुल बीजेपी में। आप देखिए, आप ये बताइए पिछले 18-19 साल से कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? और भारतीय जनता पार्टी के 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए। सतीश पूनिया जी ने कहा का उदाहरण मत दीजिए सर। मैं तो ये कह रहा हूँ आज जेपी नड्डा बिना अमित शाह नरेंद्र मोदी के कुछ कर सकते हैं क्या? योगी जी का संघर्ष मुझे बताइए, आप खट्टर साहब का संघर्ष मुझे बताइए। वहां पर तो जो 10 जनपद के सामने हाजिरी भरेगा हर बात के लिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी, उनको हर व्यक्ति वहां पर नंबर बढ़ाने के प्रयास में लगा रहता है। मेरा कहना है ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस के इतिहास का सबसे असफल अध्यक्ष है, बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं कांग्रेस के साथ इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, दोबारा ताशपोशी की जाए। अरे भैया उनके असफलता का रिकॉर्ड तो देखो। उनके पारिवारिक सीट से वो चुनाव हार गए, उनको केरल जाके लड़ना पड़ा। कितने योग्य व्यक्ति है मैं आपको कह रहा हूं। तो मैं वो कह रहा हूं ये ट्विटर की वजह से बने हुए नेता है उनको, और उस सारी की सारी कांग्रेस पार्टी क्योंकि दर्शन चलती है फेलियर मानते हैं। मत बोलिए किसी को आप उसका फेलियर मानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी देश में चुनाव हार चुके हैं, इंदिरा गांधी भी हार चुकी हैं, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव हार चुके हैं। तो कभी भी कांग्रेस में राजीव गांधी परिवार ने नहीं हारी थी, उस सीट से उनकी पराजय हुई और उनको पहले अंदेशा था कि मैं वहां से अटल जी भी चुनाव हारे। अमित जी आप ऐसे क्या भूल जाते हो? राहुल गांधी ने रिकॉर्ड बनाया कांग्रेस पार्टी में और पूरी की पूरी पार्टी चुनाव वंदना करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। अमित जी मैं देखे आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, आपका जोश बरकरार रखे आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग बोलते वक्त ये भूल जाते हैं कि आईने के सामने खड़े हुए हैं, तो कांच में जो दिखाई देता है वो स्पष्ट दिखाई देता है। आप ये मत कहिए कि सिर्फ वहां पे सब कुछ हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, हो रहा है, आपके पे भी हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अभी फ्रंट पे नहीं आ रही चीजें, आएंगी कभी जब आपको भी पता लगेगा। एक मिनट में आपको बता दूं, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप, मुझे बताइए 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया को मुख्यमंत्री कैसे बनाया गया था? आपको ध्यान होगा जयपुर में 5 लोगों को गोली से मार दिया इन लोगों ने, 49 लोग अस्पताल में एडमिट हुए। जयपुर में चली है गोलियां, और किस तरह से एक अल्पमत की सरकार को, विपक्ष को तोड़ के निर्दलीय सरकार बनाई। ये लोकतंत्र की बात करेंगे? इनकी तो पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। और 93 बार देश के अंदर चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया 356 का प्रयोग करके, ये लोकतंत्र की बात करेंगे? और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने हमेशा स्लोगन दिए, पार्लियामेंट में एजेंडा यही रखा था कि हमेशा 356 का जो वायलेट करते हैं इस धारा के ऊपर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। आने वाला जो कल होगा इसी तरह से निरंकुशता बढ़ाएगी। आप लोग भी नहीं कर रहे हैं। सचिन पायलट हमारी पार्टी के नेता है, वो जो विधायक महाराष्ट्र में तो आपकी पार्टी के नेता है, वो आपकी पार्टी को लगा रहे हो। मैं महाराष्ट्र, मणिपुर, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मैं क्या कह रहा हूं आपको, सरकार आपसे आपका परिवार नहीं संभल रहा है, आपके घर में फूट है। सचिन पायलट के बच्चे हैं, सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, पीसीसी चीफ रह लिए, उप मुख्यमंत्री है, और आप कहते हैं कि साहब उनको बरगला दिया। नहीं कह रहा, ये जवाब आरसी चौधरी देंगे। मैं तो वो बात कह रहा हूं आपसे, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूं जो आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि केवल इन्होंने ही किया, हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं उसका सवाल किया आपसे, मैं ये नहीं कह रहा, ये जवाब आरसी चौधरी देंगे। ये इन्हीं का सचिन पायलट के बारे में क्या कहते हैं, मैं तो से उस बात का जवाब दे रहा हूं जो आप डेमोक्रेसी इन्होंने सरकार गिरा दी, उन्होंने ये कर दिया। स्पष्ट नहीं है, आप स्पष्ट नहीं है, आप जब खुद इस तरह से कर रहे हो तो चुनी सरकारों को बर्खास्त किया था इन्होंने, किया, भुगत रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा? हम ऐसा कुछ नहीं 91 किया कि 100 टाइम्स किया, आप लोग कर रहे हो। आपने महाराष्ट्र में जो किया था उचित किया था, मध्य प्रदेश में जो किया उचित किया, गोवा में जो किया उचित किया, मणिपुर में जो किया उचित किया। में सबसे बड़ा दल कौन था? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं अमित गोयल साहब, आप सुनेंगे तो सवाल आप तक पहुंचेगा, आप सुनेंगे, आप मुझे बताइए। आप सवाल सुनिए तो सही, आप सवाल सुनिए।
मैं सिर्फ इतनी बात करना चाह रहा हूं आपसे, सचिन पायलट का जो सवाल खड़ा किया उसका जवाब आरसी चौधरी देंगे, मैं अधिकृत नहीं हूं, लेकिन मैं सवाल उठाना मेरा काम है। आपसे सवाल सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं मैं, आपने कहा कि 91 टाइम्स इन लोगों ने सरकारें गिराने का काम किया, कौन एप्रिसिएट किया है? लोकतंत्र को बिल्कुल इन्होंने धक्का दिया, गलत काम किया, भुगत रहे हैं, ये कौन एप्रिसिएट कर रहा है? लेकिन आप लोग जो कर रहे हो उसे आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। और इनसे मेरी बात सुनिए, मुझे किया, मेरी बात सुनिए, हमने लोकतंत्र का हरण कभी भी नहीं किया। सुनिए सही जनाब, की भाषा आपके 6 महीने पहले किसी पार्टी का चुना हुआ विधायक, 6 महीने पहले चुना हुआ विधायक अचानक उसकी बुद्धि जागृत हो रही है, आपके पास में आ रहा है, रिजाइन कर रहा है, समझ में नहीं आया, मंत्री बन रहा है योगेंद्र जी। अपने घर में किसी को सम्मान नहीं देंगे, मेरी बात सुनिए, अगर आप अपने घर में किसी को सम्मान देंगे तो वो आपको हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात सुनिए, आपके परिवार के व्यक्ति को आप सम्मान नहीं देंगे, उसको उचित अवसर नहीं देंगे, उसकी सुनवाई नहीं करेंगे, तो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जनता चुनकर जनप्रतिनिधि बनाती है, उन जनता को क्या जवाब देंगे वो जनप्रतिनिधि? फिर इन पे उंगली क्यों उठा रहे हो? आप भी वही कर रहे हो जो ये कर रहे थे, इन पे उंगली क्यों उठा रहे हो? फिर आप लोग भी वही कर रहे हो जो इन्होंने किया, जो इन्होंने किया आज वो भी आप भी वही कर रहे हो, इसमें अंतर बिल्कुल नहीं कर रहे, हम बिल्कुल नहीं कर रहे, हमारा इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ा लिखा है सर, पढ़ा लिखा है, आप देना नहीं है। कांग्रेस घर में फूटे, अपने घर को समाज वर्चस्व की लड़ाई है। अब इनके वर्चस्व की लड़ाई में छोटों को सम्मान नहीं मिल रहा, युवा पीढ़ी को सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि इनको राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को एक नेता के रूप में स्थापित करना है, जो दूसरा व्यक्ति को चुनौती न दे सके। बता दीजिए मुझे, तो एक चीज बता दीजिए, चलिए अमित गोयल साहब एक चीज बता दीजिए, आपके यहाँ तो सब काबू में है, कैलाश मेघवाल जी और मिस्टर सिंघवी, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर प्रताप सिंह सिंघवी, दोनों के स्टेटमेंट आए, दोनों के स्टेटमेंट आप पेट में चलवा के सुना सकता हूं वापस आपको, कि बीजेपी जो कर रही है वो गलत कर रही है। देखिए मैं चाहे तो ये आपको भिजवा दूं, मैं दोनों के स्टेटमेंट है, दोनों के स्टेटमेंट है। मेरी बात सुनिए, हमें इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए, पार्टी को रहना चाहिए, पार्टी स्तर पे ये हमारे लिए उचित नहीं है। आप कहें तो सुनवा दूं, मैं तो कह दूं, किसी एक विधायक ने क्या बयान दिया, वो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं होता, किस व्यक्ति ने क्या बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी का इस मामले से क्या लेना देना, आप मुझे बताइए। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पीछे अगर पार्टी के 19 विधायकों के साथ चले गए तो बीजेपी लेना है। माधव राव चले जाते हैं तो हमारा क्या लेना देना? वोटिंग राइट कैलाश में और होगा, आपको नहीं होगा। वहां जो बसपा के 6 विधायक निकल गए, आपने हाथी नहीं लिया, आप लोकतंत्र के सम्मान के साथ करते हैं। बीटीपी के विधायक आपने नहीं किया, इस तरह से कांग्रेस के दबाव में बीटीपी के विधायक को रोका गया और 2 दिन बाद दबाव डाल के उसका वीडियो बनवा दिया गया और पीसीसी चीफ को बता दिया गया। उसने एक बात कहती है, बीजेपी लगातार एक बात कह रही है कि कुनबे को बस में रखिए आप लोग, जब आप सम्मान तो बीजेपी उनका रेस्पेक्ट करने के लिए तैयार है। आरसी चौधरी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में जब रेस्पेक्ट नहीं मिलता तो बीजेपी उन्हें गले लगा रही है। मध्य प्रदेश में यही हुआ, कर्नाटक में यही किया। योगेंद्र जी, आपके जब क्योंकि हम हैं एक सोशल नेटवर्क पे हैं, आवाजें कट रही हैं, इसलिए आपके तमाम प्रश्न रख दें और फिर मुझे 3 मिनट बोलने का मौका दे दें बस। बिल्कुल पूरा मौका, बोलिए। पहला सवाल मेरा ये है, बीजेपी लगातार ये सवाल खड़ा कर रही है सेंट्रल से लेकर के नीचे तक कि कांग्रेस में अंतर कलह रहा, कांग्रेस अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रही है। अब वो संभाल नहीं पा रहे हैं तो बीजेपी पे आरोप क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बहुत सी बातें रखी थी, मैं उन सभी बातों का जवाब देना चाहूंगा योगेंद्र जी। दीजिए। और आपके चैनल की गंभीरता का एक विषय रखते हैं, इसलिए मैं इसका बहुत सम्मान करता हूं और गंभीरता की बहस होनी चाहिए और आरोप भी लगने चाहिए और आरोपों का जवाब भी आना चाहिए। अमित जी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा लेते हैं, आपकी तरह कहीं अलग
कहीं नहीं लगाते। इन्हें पता होना चाहिए प्रधानमंत्री राहत कोष जो देश की आजादी के समय जो कोष बना था, उससे अलग आपने पीएम केयर फंड बनाया, जिसका कहीं पे भी कोई ऑडिट नहीं हो सकती और कोई भी देश का नागरिक उसकी सूचना नहीं ले सकता। और आपने ये नहीं बताया कि इस फंड में किस किस व्यक्ति ने कितना कितना पैसा दिया। इसलिए इस देश में चोर कौन है, ये न्याय आप कर देना। दूसरा, इन्होंने कहा राजीव गांधी फाउंडेशन। मैं कह रहा हूं जो एनजीओ जो अगर अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करता है, उसे प्रतिवर्ष देश के गृह मंत्रालय से ऑडिट होती है और उसे क्लियरेंस मिलता है 6 साल बाद में। उन्हें इसलिए याद आया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चाइना प्रेम था, भारतीय जनता पार्टी वहां पे जो चाइना पीपल्स उनकी जो पार्टी है उसके साथ में जो उनके संबंध थे, वहां जो उनका लीडिंग मुखपत्र है उसके अंदर गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत की कामना करते हैं। इसलिए ये क्या संबंध है, आप इसका खुलासा कर दीजिए। जब चाइना के मुद्दों की जब हम बात उठाएंगे तब आप आरजी पे आएंगे और आप मैप की लड़ाई ऐप से लड़ेंगे। देश का मैप बदल जाए लेकिन आप ऐप बंद करते रहेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। तीसरा, आपने कहा सरकार है, लोकतंत्र है, इन तमाम जब चीजों की बात करेंगे तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि राजनीति की शुचिता के लिए 1985 में अगर दल बदल का कोई कानून लेके आया तो वो कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। और वो जो कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर राजनीतिक शुचिता के लिए कानून लेके आई थी, उस कानून की अवहेलना राजस्थान के अंदर हुई जब 1990 के अंदर सरकार बनी थी और किस प्रकार से जनता दल के टुकड़े हुए थे। ये ज्यादा डिटेल के साथ हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो बता देंगे, उस पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर सबसे पहले कोई देश में दुरुपयोग किया तो यहाँ पे भरू सिंह शेखावत जी थे और किस प्रकार से जनता दल को खंड खंड किया था, ये आप देश का हर व्यक्ति जानता है। तीसरा, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि किस प्रकार से राष्ट्रपति आरसी चौधरी जी, एक छोटा सा सवाल है मेरे बीच में। आरसी चौधरी जी, आप कही अपनी बात, मेरा एक छोटा सा सवाल, मैं एक बात जानना चाहता हूं। यही मेरा ऑब्जेक्शन अमित गोयल जी से था, आपसे भी है। मुझे तो एक चीज बताइए कि इतिहास में किसी ने जो कुछ किया आप लोग उसे अपनाएंगे? अगर अपना रहे हैं तो फिर किसी भी पार्टी को यह अधिकार किसने दिया और क्यों अपना अधिकार समझते हो कि उन्होंने भी ऐसा किया था? अगर आज मैंने कोई गलती की, मैं मेरी उस गलती को बचाने के लिए या सही जो भी किया, उदाहरण पड़ोसी का नहीं दे सकता। अगर जिसने उठा रहे हैं तो फिर आप लोग कैसे करें? अभी आप भरू सिंह जी का उदाहरण दे रहे हैं, तो मुझे तो ये बताइए सर कि उन्होंने फिर आप यही बीजेपी कह रही है लगातार कि उन्होंने 91 बार गिराया था, हमने तो 6 सरकारें गिराई अभी तक। योगेंद्र जी, 91 का तो ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा वैसे ही है जिस प्रकार से ये 1 करोड़ 80 करोड़ देख लो। आप बोल लीजिए, मैं उसके बाद में बोल लूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये बीजेपी का दावा है, ये मालूम नहीं है कितनी बार गिराया नहीं गिराया, ये तो आप लोग जाने। सर आप इस जगह पे बैठे हैं, आप तो देश में ये कोई मंच थोड़ी है। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक शुचिता के लिए अगर दल बदल का कानून इस देश के अंदर कोई लेके आया, 52वां अगर कोई संविधान संशोधन किया तो वो किसने किया? कांग्रेस ने। ये मंशा किसकी थी? कांग्रेस की। और इस दल बदल कानून में अगर सुधार करने का कोई काम किया तो इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उसका काम किया। आज किस प्रकार चुने हुए जो विधायक है वो सदस्यता से इस्तीफा देते हैं, उनकी जो योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, वो अयोग्य घोषित किए जाते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी अयोग्य विधायकों को जब उनकी सदस्यता से इस्तीफा दिला देती है, उसके बाद में वो मंत्री बनाती है और मंत्री के बाद में राज का रथ देके उन्हें उस जनता के बीच में भेजती है कि तुम्हारा जनादेश कुछ नहीं, मैं आज भी राज में हूं और मैं राज में रहूंगा, तुम्हें फिर पुनः चुनना पड़ेगा। इसलिए इस जनादेश का अपमान कौन कर रहा है, यह बात आपको स्पष्टीकरण के साथ में रखनी चाहिए। तीसरी बात, उन्होंने ये कहा कि सचिन पायलट जी पे इन्होंने प्रश्न उठाया, क्या वो बैग गए, क्या और चीजें हो गई? मैं उस पर इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस जिस अजीत पवार को जेल की सलाखों के पीछे तकिया पिसा रहे थे, आप धैर्य रखिए, क्या पता सचिन पायलट इस भारतीय जनता पार्टी के क्या मंसूबे पूरे खोलेंगे। अभी तो अंतिम बाण बाकी है। आपने उसके भ्रष्टाचार की फाइलों पे देवेंद्र फडणवीस ने साइन करके भ्रष्टाचार से मुक्त किया और भाजपा ही जल से छिड़के और भ्रष्टाचार को मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, उसको बेनकाब करने का काम हमारे कांग्रेस के नेता करेंगे और आने वाला एक समय बताएगा कि वो बैठे नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने का काम आने वाले समय में करेंगे जब विधानसभा के पटल पे आएंगे। जी चलिए, लेकिन एक वो तो सवाल का जवाब दे दीजिए कि बीजेपी का अंतरकलह है, कुनबे को समाप्त करेगा कांग्रेस का अंतरकलह, बीजेपी का ये आरोप है। सचिन पायलट हो चाहे दूसरे विधायक को, आप उनको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, इस वजह से टूट के जा रहे हैं और बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है।
देखिए, वो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी जो 19 जो विधायक है उसमें बहुत से वरिष्ठ नेता भी हैं, बहुत से नए नौजवान युवा भी हैं। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम पार्टी से अलग कहीं जाने वाले नहीं हैं और जो चीजें हो रही हैं वो समय के पटल पे और समय के साथ में आपके सब सामने होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह जरूर सामने है, क्योंकि जो सूबे की मुख्यमंत्री रही, जिसने 10 साल इस भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार देने का कोई काम किया था, वो वसुंधरा राजे जी ने किया था। और वसुंधरा राजे जी ने राज्यसभा चुनाव के अंदर ये कहा था कि हमारी एक ही सीट है और हम एक ही जीत सकते हैं, क्यों होटल के अंदर 3 दिन से बाड़ेबंदी कर रखी है। ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो इस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और वो उस रीति नीति में विश्वास करते हैं जो चलिए आशीष चौधरी जी की बात करते हैं। लेकिन आज 6 साल पहले का नेता देश के अंदर, इस राजस्थान के अंदर जो पानी बहना चाहिए था, वो अपनी बात की गंगा आगे आपका जवाब आ गया। आपके पास जाना चाहूंगा श्याम जी, मैं एक जानना चाहता हूं कि दोनों पार्टी एक बड़ी जोरदार बात लगती है मुझे, ये कोई भी राजनीतिक दल को आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से, पहले नहीं सब कुछ होता था, एक दल से आप पूछिए वो अपने सवाल का जवाब ठीक से नहीं देंगे, वो जवाब देंगे कि उन्होंने ऐसा किया। ये सब क्या, इसे कैसे देखा जाए? मतलब जवाब देंगे, जवाब नहीं है, या हम जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है, क्या कहें? देखिए योगेंद्र जी, राजस्थान में स्पष्ट रूप से कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। 99 आए थे, बहुमत के लिए उन्होंने आरएलडी को 1 मिलाया, फिर साफिया जीती तो 101 हुए थे। क्योंकि अब आरसी चौधरी साहब भी तो स्पष्ट था, अगर स्पष्ट रूप से सरकार बन गई होती तो अशोक गहलोत की बजाय कोई और बनता, ये भी कह सकते थे, क्योंकि पूरा स्पष्ट बहुमत नहीं था। उनके पास लोग थे, 10-13 निर्दलियों को लेके आ गए, फिर हाथी को खरीद लिया उन्होंने, और 1 बार नहीं खरीदा, 2 बार खरीदा, और हाथी वाले देखते रहे और चले गए हाथी। आप खरीदने के लिए कह रहे हैं, ऑथेंटिक बयान दे रहे हैं, हाथी वालों ने नहीं बेचा, योगेंद्र जी, ये स्पष्ट होता है कि प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, उनको पता नहीं था कि एलिफेंट आ गए, इतने बड़े बड़े दिखे भी नहीं, और फिर जाकर के दिल्ली में उन्होंने ज्वाइन कराया। कहा उन्होंने कि मुझे नहीं पता था, हाईकमान ने ज्वाइन कराया। ये तो आरसी तो देखिए, सोनिया जी आज भी अस्पताल में भर्ती हैं। मैं कहता हूँ लंबी आयु हो उनको, स्वस्थ हो, और मांग उठी है। कल जब इनके राज्यसभा के सदस्यों से बात कर रही थी सोनिया गांधी, तो उन्होंने कहा, वहां लोगों ने कहा कि ले राहुल जी को, अब राहुल जी को लाएंगे नहीं लाएंगे तो ये बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमित जी बार बार कह रहे थे कि भाजपा ने ऐसे किया। 3-3.5 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत नहीं हो रही थी। इनके तो 18 महीने का ही मामला है, 3.5 साल तक बातचीत नहीं हुई। बाड़ेबंदी तो नहीं करनी पड़ी इनको? बाड़ेबंदी करनी पड़ी ना, आपको नहीं पता? इनको भी बाड़ेबंदी करनी पड़ी राज्यसभा के चुनाव में। तो सतीश जी ने कहा कि देखिए बाड़ेबंदी मैं कर रहा हूँ, वसुंधरा जी ने आके कहा बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं थी, हमारा तो एक ही जीत सकता था, हमको तो एक ही जरूरत नहीं। सुन लीजिए अमित जी, तरह मैंने आपकी बात सुना, अब तथ्यों के आधार पर सुनिए। मैं आपको श्याम जी 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करिए। 30 सेकंड में, माफी चाहूंगा समय कम है, 30 सेकंड में अपनी बात करें। श्याम सुंदर शर्मा साहब। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा है कि जो हाईकोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष पहले से ऑलरेडी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो ये मान के चलिएगा 14 तारीख तक तो कोई कोर्ट का डिसीजन ना तो हाईकोर्ट का आना है ना सुप्रीम कोर्ट का आना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले 14 तारीख को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अमित जी भी देखेंगे विधानसभा का, उनको जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको और मेरे को दोनों को तो मिलेगा जाने का मौका। ना तो आरसी चौधरी साहब जा पाएंगे, क्योंकि अगर विधायक होते ना विष्णु कोलवाल जी जा पाएंगे। तो वहां पर शुभकामनाएं देता हूं कि अगली बार ये दोनों विधायक बन के पहुंचे। वो तो तीनों ही पहुंचे हैं, आप 3-2 की क्यों बात कर रहे हो? कोलवाल जी भी नंबर में है। कोलवाल जी तो मौका घुमा चुके हैं, भरत सिंह जी ले जाना चाहते थे, कालीचंद जी को भेज दिया इन्होंने। तो ये तो बड़े दयालु है। और वो है, सर मैं माफी चाहूंगा श्याम जी, समय कम है। अमित जी मैं माफी चाहूंगा, कभी आपको फिर लूंगा मैं। ये सीरीज तो जारी रहेगी, क्योंकि अभी तो रेत के दौरों से सियासत चलनी है, लंबी चलेगी ये लड़ाई। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि बाड़ेबंदी पार्ट 2 अब जैसलमेर शिफ्ट हो चुका है, और आगे क्या होता है सबकी निगाहें टिकी हुई है कि अब जैसलमेर से क्या होगा। मानेसर एसीबी की टीम पहुंची, लेकिन खाली हाथ पहुंचने की बात सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। लेकिन फिर हम कहेंगे कि राजस्थान की सियासत हर दिन हर रोज नई रंगत के साथ, कुछ ना कुछ नई हवा के साथ में कुछ रंग बदलता दिखाई देता है। और आगे क्या होगा
इस सवाल के साथ ही एक बार फिर खास खबर को हम विराम देंगे और आपको और मेरे को इंतजार है कि अब आगे क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।